जय हिंद दोस्तों टॉपर मैथ बाय डी आंसर की क्लास में आपका स्वागत है। तो दोस्तों आज हम लोग देखेंगे क्लास 10 का मैथ, जो कि इसमें हम लोग 65 क्वेश्चन तक सॉल्व कर लिए हैं। 260 प्रश्नों को हम लोग को पढ़ना है। जो यूपी बोर्ड एग्ज़ाम 2023 में आप लोग को एग्ज़ाम में 260 प्रश्न की तैयारी करके ही जाना है और इसमें आपका कोई भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है। तो दोस्तों हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 65 तक के क्वेश्चन को हर एक वीडियो में 5-5 क्वेश्चन को हम लोग पढ़े हैं। इस तरह के 13 वीडियो अपना बन चुका है, तो उस 13 वीडियो को आप लोग देख लीजिए जिसमें 65 क्वेश्चन मिल जाएगा। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 66 से लेकर के 75 तक के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 66 को देखते हैं कि किस तरह से सॉल्व इसको किया जाएगा और क्वेश्चन नंबर 66 में क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 66 में दोस्तों दिया है, यहाँ पर मैं क्वेश्चन नंबर 66 डाल करके हल लिख दे रहा हूँ। और इसमें दिया है दोस्तों, एक कक्षा के विद्यार्थी को पंक्तियों में खड़ा होना है। एक कक्षा में जो विद्यार्थी पढ़ते हैं उनको पंक्तियों में खड़ा कराना है। ठीक है, यदि पंक्ति में 3 विद्यार्थी अधिक होते तो एक पंक्ति कम होती। यदि पंक्ति में 3 विद्यार्थी कम होते तो 2 पंक्तियां अधिक बनती। पंक्ति में विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो इस क्वेश्चन में हमें विद्यार्थियों की संख्या बताना है। तो मान लीजिए किसी भी कक्षा में यदि बच्चे पढ़ रहे हैं, किसी भी कक्षा में विद्यार्थी हैं, पढ़ रहे हैं बच्चे, तो आपको पता है कि उनको हम पंक्तियों में खड़ा कराते हैं, प्रेयर वगैरह कराते हैं, पीटी वगैरह कराते हैं, तो उनको पंक्तियां में खड़ा कराया जाता है। तो किस तरह से इनको खड़ा कराया जा रहा है उसी के बारे में आपको इस क्वेश्चन में देखना है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। इसमें हमें बताना है कि कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं। तो आप मान लीजिए, माना कक्षा में कुल x विद्यार्थी हैं। कुल कितने विद्यार्थी हैं? x विद्यार्थी हैं। ठीक है, x विद्यार्थी हैं। देखिए, जैसे मान लीजिए हमारे पास 20 विद्यार्थी हैं। एक कल्पना करा रहे हैं, आप लोग को बता रहे हैं कि 20 विद्यार्थी हैं और इनको हमें पंक्तियों में खड़ा कराना है। 5 पंक्तियां मान लीजिए हमको बनवाना है। कितना पंक्तियां? 5। तो एक पंक्ति में कितना बच्चा खड़ा हो सकता है? तो आप विद्यार्थियों की संख्या में इस पंक्तियों की संख्या से जब भाग करेंगे, कुल कितनी पंक्तियां बनी हैं? 5। तो 5 से 20 को बार में कटेगा? 4 बार में। यानी एक पंक्ति में 4 बच्चों को खड़ा कराया जाए। कितने बच्चों को? 4 बच्चों को। तो पाँचों पंक्तियां में हमारे 20 बच्चे खड़े हो जाएंगे। हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? तो इस तरह से हम विद्यार्थियों की संख्या के साथ साथ पंक्तियों की संख्या को भी मानेंगे, तभी तो हमें पता चलेगा प्रत्येक पंक्ति में कैसे बच्चों को खड़ा कराया जा सकता है, कितने बच्चों को खड़ा कराया जा सकता है। तो माना कक्षा में कुल भी x विद्यार्थी हैं तथा पंक्तियों की संख्या y है। ठीक है, ये 2 चर राशि वाले रैखिक समीकरण का क्वेश्चन है। तो इसमें 2 चर आपका x और y देखिए आ भी गया। तो हमने मान लिया, माना कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं? x विद्यार्थी हैं और पंक्तियों की संख्या कितनी है? y है। अब बताइए, प्रत्येक पंक्ति में अगर हमें विद्यार्थियों की संख्या जानना है, प्रत्येक पंक्ति में विद्यार्थियों की संख्या निकालना है, तो कैसे निकालेंगे? तो प्रत्येक पंक्ति में विद्यार्थियों की संख्या निकालने के लिए हमें विद्यार्थियों की संख्या में पंक्तियों की संख्या से भाग देना पड़ेगा। विद्यार्थियों की संख्या बटे क्या लिखाएगा? पंक्तियों की संख्या। पंक्तियों की संख्या। ठीक है, प्रत्येक पंक्ति में मतलब एक पंक्ति में कितने विद्यार्थी खड़े हो सकते हैं, ये जानने के लिए कुल विद्यार्थियों की संख्या में कुल पंक्तियों की संख्या से हम भाग कर देते हैं। तो बताइए कुल कितने विद्यार्थी हैं? x विद्यार्थी हैं और कुल कितनी पंक्तियां हैं? y हैं।
तो प्रत्येक पंक्ति में कितने विद्यार्थी खड़े होते हैं? x/y विद्यार्थी खड़े होते हैं। प्रत्येक पंक्ति में कितने विद्यार्थी खड़े होते हैं? x/y। ठीक है, अब यहाँ लिख लीजिए प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार, और प्रथम शर्त से यहाँ लिख लीजिए प्रथम शर्त के अनुसार, प्रथम शर्त के अनुसार। प्रश्नानुसार में हम प्रथम शर्त के अनुसार कार्य करेंगे कि पहले हमारा क्या कह रहा है। ठीक है, या प्रथम शर्त से लिख सकते हैं, फर्स्ट कंडीशन लिख सकते हैं, प्रथम स्थिति लिख सकते हैं। ठीक है ना। तो देखिए कहा है एक कक्षा के विद्यार्थियों को पंक्तियों में खड़ा होना। यदि पंक्ति में 3 विद्यार्थी अधिक होते, एक पंक्ति में कितने विद्यार्थी आ रहे हैं? x/y आ रहे हैं, x/y आ रहे हैं। अगर कह रहा है प्रत्येक पंक्ति में 3 विद्यार्थी क्या होते? अधिक खड़े होते, तो इसमें हम 3 को क्या करेंगे? जोड़ देंगे। ठीक है, यदि पंक्ति में 3 विद्यार्थी अधिक होते तो एक पंक्ति कम होती। एक पंक्ति क्या होती? कम। पंक्ति कितनी है? y, उसमें से हम एक क्या करेंगे? कम कर देंगे। अब देखिए ये तो पंक्ति है और ये प्रत्येक पंक्ति में विद्यार्थी खड़े हुए हैं। इन दोनों का जब गुणा होगा तो क्या निकलेगा? कुल विद्यार्थियों की संख्या। प्रत्येक पंक्ति में विद्यार्थियों की संख्या गुणे पंक्तियों की संख्या बराबर क्या होती है? विद्यार्थियों की संख्या। तो प्रत्येक पंक्ति में 3 विद्यार्थी खड़े हो गए हैं। प्रत्येक पंक्ति में x/y विद्यार्थी थे, लेकिन 3 विद्यार्थी अधिक खड़े हो गए हैं, तो इसमें 3 हमारा जुड़ जाएगा। और उस समय पंक्तियों की संख्या पहले y बनी थी, अब कितनी बनेगी? 1 कम बनेगी, तो y - 1 होगी। लेकिन विद्यार्थी तो टोटल हमारे x ही रहेंगे, जो क्योंकि हमने x मान रखा है ना। अब इनका गुणा करिए तो देखिए x/y का y में और 1 में हम गुणा करेंगे, तो x/y से जब y में गुणा करेंगे तो x आएगा, क्योंकि इस y से y कट जाएगा। माइनस x/y का 1 में गुणा करेंगे तो x/y आएगा, प्लस अब 3 का गुणा y में करेंगे तो 3y, माइनस 3 का गुणा 1 में करेंगे 3, बराबर में क्या है? x। ठीक है, अब देखिए आगे, ये जो x है और ये जो x है, ये दोनों हमारे क्या होंगे? कट जाएंगे। तो -x/y बराबर उधर चला जाएगा, तो 3y - 3 बराबर x/ क्या हो जाएगा? y। समीकरण नंबर 1। अब हम लिखेंगे द्वितीय शर्त के अनुसार, द्वितीय शर्त के अनुसार। ये तो प्रथम शर्त के अनुसार बना है, द्वितीय शर्त के अनुसार देख लीजिए। तो क्वेश्चन में आपका आता है यदि पंक्ति में 3 विद्यार्थी कम होते तो 2 पंक्तियां अधिक बनती। यदि पंक्ति में 3 विद्यार्थी, पंक्ति में कितने विद्यार्थी थे? x/y, प्रत्येक पंक्ति में x/y विद्यार्थी थे। तो इसमें बोलता है कि यदि 3 विद्यार्थी कम होते, कितने विद्यार्थी? 3, तो इसमें से हम 3 घटा देंगे तो कितनी पंक्ति अधिक बनती? 2 पंक्तियां अधिक बनती। पहले y पंक्तियां बन रही थी, अब y से 2 ज़्यादा बनेगी, y+2 बनेगी, और इन दोनों का जब गुणा होगा तो कुल विद्यार्थी हमारे आएंगे कितने? x। ठीक है, पंक्तियों में विद्यार्थियों को अधिक कम किया जा रहा है। जब पंक्तियों, एक ही पंक्ति में हम विद्यार्थियों को ज़्यादा खड़ा करने लगेंगे तो कम पंक्तियां बनेंगी, और एक पंक्ति में कम विद्यार्थियों को खड़ा करेंगे तो पंक्तियां ज़्यादा बनेंगी, लेकिन विद्यार्थी तो नहीं न घटेंगे बढ़ेंगे, वो तो उतना ही रहेंगे। टोटल जितने कक्षा में पढ़ रहे थे उतना ही रहेंगे। एक पंक्ति में हम 2 बच्चे को खड़ा करें तो 20 विद्यार्थियों को खड़ा करने के लिए 10 पंक्तियां बनाना पड़ेगा, है कि नहीं है। और एक पंक्ति में अगर जो 5 बच्चों को खड़ा किया जाए तो बताइए 4 ही पंक्ति बनाना पड़ेगा, लेकिन विद्यार्थी तो वही ना 20 लोग खड़े हो रहे हैं। तो वही चीज़ यहाँ पर भी कह रहा है, इसमें 3 विद्यार्थी अधिक कर दिया था और यहाँ पे 3 विद्यार्थी अब प्रत्येक पंक्ति में कम कर दिया है, लेकिन विद्यार्थी टोटल वही रहेंगे। अब आपको x/y से इसमें गुणा करा देना। x/y का y में गुणा करेंगे, y से y कट जाएगा, x आएगा, प्लस x/y से 2 में गुणा करेंगे तो 2x/y आएगा, 2x/y आएगा। अब -3 का गुणा करेंगे तो 3y, -3 का 2 में करेंगे तो -6 बराबर में क्या होगा? x। इस x से x कट जाएगा तो क्या बचा? 2x/y -3y -6 बराबर 0। ये समीकरण क्या हो गया? 2 हो गया। ठीक है ना।
चलिए ठीक है, दिख रहा है। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 1 से क्या करेंगे, समीकरण 1 से x का मान, x बटे y का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है, समीकरण 2 में क्या करेंगे, रख देंगे। किसका मान, समीकरण 1 से जो x बटे y का मान निकला है वो समीकरण 2 में हम क्या करेंगे, रख देंगे। ठीक है, तो ध्यान से देखिए, x बटे y का मान कितना निकला है, 3y माइनस 2 निकला है। तो जहाँ भी x बटे y रहेगा उस स्थान पर हम 3y माइनस 3 लिख सकते हैं। तो यहाँ देखिए 2 के बाद क्या है, x बटे y है, तो आप लिख दीजिए 2 और x बटे y की जगह क्या लिखेंगे, 3y माइनस 3, है ना। 2 के बाद x बटे y है ना, तो x बटे y का मान हमने 3y माइनस 3 रखा। माइनस का 3y माइनस 6 बराबर 0, माइनस का 3y माइनस 6 बराबर 0। 2 का गुणा होगा 2 तिहाई 6y, 2 तिहाई फिर से 6, माइनस के 3y माइनस के 6 बराबर 0। अब 6y में से 3y को घटा दीजिए तो कितना आएगा, 3y, अच्छा अच्छा कितना हो जाएगा, 12 बराबर में 0। अब देखिए 3y बराबर कितना हो जाएगा, 12, 3 से 12 कट जाएगा 4 बार में, तो y बराबर कितना आ जाएगा, 4। अब y बराबर 4 आप क्या करिए, समीकरण 1 में या समीकरण 2 में रख लीजिए। तो समीकरण 1 से देखिए, समीकरण 1 में y बराबर 4 रखने पर, ठीक है, तो यहाँ देखिए क्या लिखा है, 3y माइनस 3, तो हम लिखेंगे 3 गुणे y का मान 4 माइनस 3 बराबर में क्या है, x बटा y, यानी x बटे 4, 3 चौका 12 होगा, माइनस का 3 बराबर x बटा कितना होगा, 4। 12 में से 3 घटा दीजिए 9, x बटे कितना होगा, 4। 4 का 9 में गुणा कराइए, 9 चौका 36, यानी कि 36 विद्यार्थी हैं। विद्यार्थियों की संख्या कितनी है, 36 है। अब पंक्तियों की संख्या कितनी है, 4 है। ठीक है, तो प्रत्येक पंक्ति में कितने विद्यार्थी खड़े होंगे, 9 गो खड़े होंगे। अगर जो हम 3 गो ज़्यादा खड़ा कराने लगें तो 9 और 3 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। अब 12 यानी बच्चे एक लाइन में खड़े होंगे तो 12 3 36, 36 बच्चे को खड़ा करने में 3 पंक्ति में बनेगा। तो वही कह रहा था, एक पंक्ति कम हो जा रही है। ठीक है, तो आपका आंसर परफेक्ट आया है। इस तरह से हम क्वेश्चन नंबर 66 को सॉल्व करेंगे। अब आइए क्वेश्चन नंबर 67 को देख लेते हैं, इसको हटा देते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 67 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 67 में दिया है, एक त्रिभुज ABC में कोण C बराबर 3 कोण B। एक त्रिभुज ABC में, चूंकि त्रिभुज ABC में कोण C के बराबर है 3 कोण B और उसके बराबर है 2 कोण A प्लस कोण B। ठीक है, त्रिभुज के तीनों कोण ज्ञात कीजिए। तो हमें त्रिभुज के तीनों कोण बताना है। तो इस त्रिभुज में इतना दिया है, इक्वेशन फर्स्ट ये दिया है। ठीक है, आगे देखिए, हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योगफल कितना होता है, 180 डिग्री। इसलिए बताइए, कोण A, कोण B, कोण C को जब जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 180 आएगा ना। अब इसमें 2 से गुणा कर दिया जाए तो ये हो जाएगा 2 कोण A प्लस कोण B, 2 कोण B होगा ना, 2 कोण B प्लस 2 कोण C बराबर 360। ठीक है, इसको समीकरण 2 बना दीजिएगा। अब देखिए, इन दोनों में मैं 2 को कॉमन निकाल दूं तो क्या बचेगा, कोण A प्लस कोण B बचेगा, प्लस में 2 कोण C बराबर
300 कितना है 60 ही है, 300 कितना है 60। अब 2 कोण ए प्लस कोण बी जो दिया है, 2 कोण ए प्लस कोण बी, ये किसके बराबर है, कोण सी के बराबर है। तो इसके जगह हम कोण सी लिख सकते हैं। अब प्लस में 2 कोण सी दिया है बराबर में 360। ठीक है, समीकरण 1 से हमने लिखा है, समीकरण 1 से। अब देखिए इनको जोड़ेंगे तो 3 कोण क्या हो जाएगा, सी बराबर 360। 2 कोण सी और कोण सी को जोड़ेंगे तो 3 कोण सी होगा। 3 से ये कट जाएगा 120 बार में, कितना बार में 120 बार में। तो कोण सी का मान आएगा 120 डिग्री। तो इस त्रिभुज के 3 कोण है, एगो ए है, एगो बी है, एगो सी है। तो कोण सी का मान हमको पता चल गया। अब यहाँ देखिए चूंकि समीकरण 1 से, अगर समीकरण 1 से देखते हैं तो कोण सी के बराबर में क्या है, 3 कोण बी दिया है, दिया है कि नहीं दिया है। कोण सी के बराबर में 3 कोण बी भी दिया है, इसलिए हम कोण सी का मान 120 यहाँ लिख देंगे, बराबर में 3 कोण बी होगा। 3 से 120 कट जाएगा 40 बार में, तो कोण बी का मान कितना निकल जाएगा 40 डिग्री। बच गया कोण ए निकालने के लिए, तो समीकरण 1 में या समीकरण 2 में कहीं चले जाइए। चलिए समीकरण 2 से देख लीजिए। समीकरण 2 से क्या दिया है, कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180। कोण ए प्लस कोण बी का मान 40, कोण सी का मान 120 बराबर 180। कोण ए प्लस, इनको जोड़ेंगे तो 160 ही होगा, बराबर 180। 120 40 160 होता है ना, 160 को घटा दीजिए तो कोण ए बराबर 180 माइनस 160 यानी कि 20 आएगा। तो इस तरह से बताइए कोण ए का मान कितना निकला 20 डिग्री, कोण बी का मान 40 डिग्री और कोण सी का मान 120 डिग्री। ठीक है, तो यही हमारे त्रिभुज के तीनों कोण होंगे, यही हमारे क्या होंगे, आंसर होंगे। इनको जोड़ करके देखिए 180 डिग्री बनेगा, 120 40 160 20 कितना होता है 180। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको सॉल्व कर लेंगे, इजी क्वेश्चन है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 67 के बाद कौन सा देखा जाए, 68 नंबर क्वेश्चन को देखा जाए कि उसमें क्या दे रहा है और उसे कैसे सॉल्व किया जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ हम क्वेश्चन नंबर 68 लिख दे रहे हैं। चलिए 68 नंबर क्वेश्चन दिया है, 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, हमें पूर्णांक को ज्ञात करना है। तो 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक के द्विघात समीकरण का क्वेश्चन है। 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, तो आप 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक यहाँ मानेंगे। माना 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, पहला x होता है और दूसरा x+1 होता है। ठीक है, x का मान x+1 है, ऐसे हम मान लेंगे। अगर 3 को कहेगा तो x+2 भी इसके आगे आएगा, x+1 x+2। 4 कहेगा x x+1 x+2 x+3, ऐसे बढ़ता जाएगा क्रमागत जब कहेगा तो। ठीक है, एक एक आपको जोड़ जोड़ के बढ़ाते जाना है प्रश्नानुसार में। तो प्रश्नानुसार में क्या कहता है कि 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है। तो इस बात को आप यहाँ लिख लीजिए, चूँकि 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है। इसलिए बताइए 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक कौन है, एगो x है और एगो x+1 है। इनका जब हम गुणा करते हैं तो गुणनफल कितना आता है 306। गुणा कराइए x² प्लस x का 1 में करेंगे x, 306 इधर आएगा माइनस का 306 बराबर का 0। अब 306 का हम फैक्टर करेंगे और घटाना करने पे यहाँ 1 बचा है तो 1 आना चाहिए। तो यहाँ 306 को आप काटिए 153 बार में, फिर 3 से काटिए 3 × 5 = 15, फिर 3 से काटिए 17 आ जाएगा। यानी कि 3 × 3 = 9 दूनी 18, 3 × 3 = 9, 9 दूनी कितना हो रहा है 18 और ये कितना आ गया है 17। ठीक है,
तो 18 में से 17 घटाएंगे तो 1 आएगा, और 18 में 17 का गुणा करेंगे तो 306 आएगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस 18 माइनस आपको 17 लिखना होगा, x माइनस 306 बराबर 0। 18 में से 17 घटाएंगे 1 आ जाएगा। एक्स स्क्वायर प्लस x का गुणा कराइए, 18x माइनस का 17x माइनस का 306 इक्वल में 0। इन दोनों में x कॉमन निकलेगा तो x प्लस 18 बचेगा। इन दोनों में 17 कॉमन निकलेगा, माइनस का 17, तो x प्लस क्या हो जाएगा 18 इक्वल में 0। जब माइनस 17 कॉमन लेंगे तो चिन्ह बदल जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा। x प्लस 18 एक साथ हो जाएगा यहाँ से कॉमन, और x माइनस 17 एक साथ हो जाएगा, बराबर में क्या बचेगा 0। आप लिखेंगे चूँकि x प्लस 18 के बराबर क्या है 0, इसलिए x का मान क्या आएगा -18, जो कि अमान्य है। क्यों अमान्य है? क्योंकि ये ऋणात्मक है, और इसमें ऋणात्मक की बात नहीं चले, धनात्मक की। आगे देखिए, पुनः x माइनस 17 के बराबर भी 0 है। x माइनस 17 के बराबर क्या है 0, इसलिए x का मान क्या आएगा 17 आएगा। तो x का मान जो 17 आ रहा है ये तो धनात्मक है, तो ये मान्य होगा। अतः दो धनात्मक दो क्रमागत लिख दीजिए, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक 17,18 है। 17,18 है। x का मान 17 निकला है तो यहाँ 17 रखेंगे, और 17 में जब यहाँ भी 17 रख करके जब एक जोड़ेंगे तो क्या आएगा 18 आएगा ना। यहाँ x के जगह 17 रख लीजिए, क्योंकि x बराबर 17 आ रहा है, तो यहाँ भी 17 रख के जब एक जोड़ेंगे तो क्या आएगा 18 आएगा। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 68 आपका कंप्लीट हो जाएगा। अब आइए क्वेश्चन नंबर 69 को देखते हैं। ठीक है, इसको हटा दे रहे हैं। चलिए, यहाँ क्वेश्चन नंबर 69 हम लिख दे रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 69 में देखिए क्या देता है। देता है हल कीजिए 3t स्क्वायर माइनस 48 इक्वल 0। 3t स्क्वायर माइनस 48 इक्वल 0, इसको हमें हल करना है। तो 3t स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 48, माइनस वाले 48 को बराबर को उधर ले जाएंगे तो प्लस 48 हो जाएगा। 3 से हम 48 को 16 बार में काट सकते हैं, तो टी स्क्वायर का मान 16 होगा। वर्गमूल दोनों साइड का लीजिए तो टी स्क्वायर का वर्गमूल टी होगा, और 16 का वर्गमूल 4 होता है। वर्गमूल का चिन्ह प्लस माइनस लगता है। ठीक है, तो टी का 2 मान आया, एगो +4 एगो -4। इसे भी आंसर छोड़ सकते हैं, या ऐसे टी बराबर 4 -4 लिख दीजिए। +4 है या -4 है, यही क्या है आपका आंसर हो गया। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 69 भी आपका कंप्लीट हो गया। टी के 2 मान आएंगे, एगो +4 एगो -4। अब आइए क्वेश्चन नंबर 70 को देख लेते हैं, इसको हटा देते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 70 आप लोग लिख लीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 70 में देता है यदि समीकरण x² प्लस 3ax माइनस 2a बराबर 0 का एक हल x बराबर 2 है तो a का मान ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन में क्या दे रहा है, चूँकि x² समीकरण लिख सकते हैं यहाँ पर, चूँकि समीकरण x² प्लस 3ax माइनस 2a बराबर 0 का एक हल x बराबर 2 है। ठीक है, इस समीकरण का एक हल क्या है x बराबर 2 है, इसलिए x बराबर 2 इस समीकरण को संतुष्ट करेगा। इसलिए x बराबर 2 रखने पर जब इसमें x बराबर 2 रखेंगे तो इसका मान कितना आएगा 0 के बराबर। तो यहाँ हम लिख देंगे 2 का स्क्वायर माइनस प्लस 3a, x की जगह क्या लिख देंगे 2 माइनस का 2a बराबर में 0। जहाँ भी इसमें x दिखेगा वहाँ हम 2 रख लेंगे। तो 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, 3 दूनी कितना होगा 6a माइनस का 2a बराबर का 0। 4 प्लस 6 में से 2 आएगा तो कितना बचेगा 4a बराबर 0। 4a बराबर +4 उधर जाएगा तो -4। 4 से इस 4 को एक बार में काट दीजिए तो a का मान कितना आएगा -1 आएगा। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है,
अब आइए क्वेश्चन नंबर 71 को देखते हैं, इसको हटा देते हैं। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 70 आपका कंप्लीट हो गया। आप लोग क्वेश्चन को नोट करना है तो वीडियो को रोक रोक करके नोट कर लिया करिए, ठीक है ना। जब से ही हम ख़त्म करते हैं लग जाता है तो उसको नोट रोक करके आप नोट कर लिया करिए। 71 नंबर क्वेश्चन कहता है समीकरण x² - 7x + 12 बराबर 0 के मूलों के व्युत्क्रमों का योगफल ज्ञात कीजिए। तो एक समीकरण दिया है x² - 7x + 12 बराबर 0, ठीक है। ये आपका समीकरण है और इसके मूलों के व्युत्क्रमों का योगफल निकालना है। तो आप मान लीजिए, माना द्विघात समीकरण के मूल अल्फा और बीटा है। द्विघात समीकरण के मूल हमने क्या मान लिया, अल्फा और बीटा, ठीक है। क्वेश्चन का हल यहाँ से चल रहा है, ये आपका क्वेश्चन बस उतारा गया, ठीक है। आप यहाँ हल में ऐसे लिखिएगा, माना द्विघात समीकरण के मूल अल्फा और बीटा है। तो ये जो मूल अल्फा और बीटा है ना, इसी अल्फा और बीटा का व्युत्क्रम बोल रहा है। तो इसके बटे 1 होता है, व्युत्क्रम माने उल्टा 1 / अल्फा 1 क्या होगा, बीटा, और योगफल माने इनको जोड़ लीजिए। इसी का मान आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। इनके जो मूल हैं 1 अल्फा बीटा जो हैं उनको व्युत्क्रम मतलब उल्टा कर दीजिए। अल्फा का उल्टा 1 / अल्फा, बीटा का उल्टा 1 / बीटा होगा, और उनका योगफल निकालना तो उनको जोड़ लिया जाएगा, ठीक है। तो इसी का मान आपसे पूछा जा रहा था। आप यहाँ लिखेंगे, चूँकि x² क्या दिया है, समीकरण दिया है x² - 7x + 12 बराबर 0। तो आप यहाँ लिख लीजिए, चूँकि द्विघात समीकरण में ax² + bx + c बराबर 0 से तुलना करने पर, ठीक है। तो जब तुलना करेंगे तो a का मान क्या आएगा 1, b का मान क्या आएगा -7 और c का मान क्या आएगा 12, ठीक है। यहाँ a का मान 1 है, b का मान -7 है, c का मान 12 है। अब यहाँ लिखिए मूलों का योगफल। तो बताइए मूलों का योगफल क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा होता है। इसके मूल अल्फा और बीटा माने हैं ना, तो मूलों का योगफल अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा, और इसका फार्मूला होता है -b/a। इस फार्मूला को याद कर लीजिएगा, मूलों का योगफल का सूत्र है -b/a। माइनस b का मान क्या दिया है -7 अब बटे a का मान 1 है, माइनस का माइनस में गुणा करेंगे +7 बटे 1 आपका क्या होगा, छिप जाएगा। तो मूलों का योगफल अल्फा प्लस बीटा का मान 7 निकला। अब यहाँ आप निकालेंगे मूलों का गुणनफल। तो बताइए मूलों का गुणनफल क्या होगा, अल्फा बीटा होगा, है ना, अल्फा इंटू बीटा। इसका सूत्र होता है c/a। c का मान 12 दिया है, अब बटे में क्या है 1, आपको पता है बटे में 1 छिप जाएगा। तो अल्फा इंटू बीटा का मान 12 निकल गया। आपको कहा गया था इसके मूलों के व्युत्क्रमों का योगफल बताइए, तो हम 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान बताएंगे। अल्फा का 1 में गुणा करेंगे अल्फा प्लस बीटा का 1 में गुणा करेंगे बीटा, बटे में क्या आएगा अल्फा बीटा। अल्फा प्लस बीटा का मान कितना निकला है 7, और अल्फा बीटा का मान क्या है 12। तो यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इसके मूलों के व्युत्क्रमों का योगफल कितना निकला, 7/12 निकला। इस तरह से इसको सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा भी मेथड है कि आप क्या करिए, इसका फैक्टर कर लीजिए। फैक्टर करने पे जो x का मान आएगा वही इसका मूल कहलाएगा। तो जब इसका फैक्टर करेंगे तो x का मान आपको 2 गो मिलेगा, एगो 4 मिलेगा, एगो 3 मिलेगा। तो ये 4 और 3 इसके क्या कहलाएंगे, मूल कहलाएंगे। अब इन्हीं का हमें क्या करना है, योगफल, इनके व्युत्क्रमों का योगफल निकालना है। तो इनका व्युत्क्रम 4 का व्युत्क्रम 1/4 होगा, 3 का व्युत्क्रम 1/3 होगा, और जब इनका योगफल निकालेंगे तो 3 एकम 3 और 4 एकम 4 बटे 3 चौका 12, यानी कि 7/12, तब भी आपका आंसर आ जाएगा। तो आप इनका फैक्टर द्विघात समीकरण का गुणनखंड करके x का मान निकाल लीजिए, और x का मान निकालने पर 3 और 4 आएगा, फिर उसके व्युत्क्रम का योगफल आप निकाल सकते हैं, या इस मेथड से निकाल सकते हैं, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर हम
72 को देख लेते हैं, इसको हटा देते हैं, ठीक है। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 72 इसमें देता है यदि द्विघात 3x² माइनस 12x प्लस m बराबर 0 के मूल बराबर हैं तो m का मान होगा। तो द्विघात समीकरण क्या देता है, क्वेश्चन के हल में आप लिखेंगे, चूंकि द्विघात समीकरण 3x² ठीक है माइनस 12x प्लस m बराबर 0 जी, यही दिया है। चूँकि द्विघात समीकरण इतना के मूल क्या है, बराबर हैं, के मूल बराबर हैं, ठीक है। इस द्विघात समीकरण के मूल क्या है, बराबर हैं। तो जब इसके मूल बराबर है तो उस कंडीशन में क्या होता है b² माइनस 4ac इक्वल 0 होता है। इसका विविधकर 0 के बराबर होता है और इसको विविधकर कहा जाता है। b² माइनस 4ac को क्या कहा जाता है, विविधकर। तो आपको इसमें a b c का मान ज्ञात कर लेना है। a का मान 3 है, b का मान 12 है, c का मान क्या है, m है। a का मान 3, b का मान -12 और c का मान क्या है, m है। तो इसको आप इक्वेशन फर्स्ट बना दीजिए, क्या दिक्कत है, लिख दीजिए द्विघात समीकरण में क्या लिख दीजिए, द्विघात समीकरण में ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर तो जब तुलना करेंगे तो बताइए a बराबर क्या मिलेगा, इसी में तुलना करना है, 3 मिलेगा, b का मान क्या मिलेगा, -12 और c बराबर क्या मिलेगा, m, ठीक है। a बराबर 3, b बराबर -12, c बराबर m। अब लिखिए a कामा b कामा c का मान समीकरण 1 में रखने पर तो समीकरण 1 में यहाँ b दिखाई देता है, तो b का मान क्या है, -12 उसका स्क्वायर हो जाएगा, फिर -4 गुणे a है, a का मान 3 आप लिखेंगे और गुणे में c है तो c का मान m लिखाएगा बराबर में 0। 12 का स्क्वायर प्लस 144 होता है, 4×3 का m में गुणा करेंगे 12m बराबर में 0 होगा। 144 के बराबर कितना निकला, 12m निकला। 12 से 144 आपका 12 बार में कटेगा, तो m का मान इसमें 12 आएगा, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 72 भी आपका कंप्लीट हो गया। 3 क्वेश्चन और बचे हैं, हम लोग को 75 क्वेश्चन तक आज देख लेना है, क्योंकि बोर्ड एग्ज़ाम नज़दीक आ गया है। तो आप लोग को पता है कि 260 प्रश्न को पढ़ने में अब हम लोग को काफ़ी मेहनत करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो थोड़ा सा क्वेश्चन को ज़्यादा पढ़ा जाएगा तभी कंप्लीट होगा। चलिए 73 नंबर क्वेश्चन को देख लीजिए। 73 नंबर क्वेश्चन में देता है यदि 1/x² प्लस 5 बराबर 1/9 तो x का मान ज्ञात कीजिए। क्या देता है, 1/x² प्लस 5 बराबर 1/9। तो इस क्वेश्चन में x का मान ज्ञात करना है। इसका गुणा हम 1 में करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, x² प्लस 5 का गुणा 1 में होगा तो x² प्लस 5 आएगा, 9 का 1 में करेंगे तो 9 आएगा। x² बराबर 9 प्लस 5 उधर जाएगा तो -5, x² बराबर 4, 9 में से 5 जाएगा तो 4, वर्गमूल लीजिए, x² का वर्गमूल x, 4 का वर्गमूल 2, वर्गमूल का चिन्ह क्या होता है, प्लस माइनस का चिन्ह होता है। तो इस तरह से x का मान +-2 आ जाएगा, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर। तो ये काफ़ी इजी क्वेश्चन था 73 नंबर क्वेश्चन, जो कि इसे हल करना था, x का मान निकालना था, ठीक है ना। अब आइए 74 नंबर क्वेश्चन को देख लिया जाए। क्वेश्चन नंबर 74। क्वेश्चन नंबर 74 में देखिए देता है गुणनखंडन द्वारा समीकरण 2x² माइनस 5x प्लस 3 बराबर 0 के मूल ज्ञात कीजिए। तो इसके मूल ज्ञात करना है, लेकिन गुणनखंड के द्वारा 2x² माइनस 5x प्लस 3 बराबर 0, ठीक है। मूल मतलब x का मान ज्ञात करना है। तो इसके मूल आप कैसे निकालेंगे, देखिए 2x² माइनस 5x प्लस 3 दिया है,
एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या दिया है, 2 दिया है। इस 2 का हम इस अचर संख्या 3 में गुणा करेंगे। फिर से समझिए, एक्स स्क्वायर का गुणांक जो भी हो, इस गुणांक का गुणा हम किस में करते हैं, जिसके पास एक्स न लिखा हो। किसके पास एक्स नहीं लिखा है, 3 के पास। बराबर किधर ही देखिए, उधर नहीं, यानी कि 0 के पास जाके देखिए एक्स तो नहीं लिखा हुआ है, ठीक है ना, ऐसा कुछ नहीं है। बराबर किधर, ये एक्स यहाँ है, एक्स यहाँ है, लेकिन इसके पास एक्स नहीं है, तो इस 3 में हम 2 का गुणा करेंगे। 2 3 कितना होगा, 6। 6 के 2 भागों में बांटना है कि गुणा करने पे +6 आवे। गुणा करने पे क्या आवे, +6, और घटाना करने पे क्या आवे, -5 आवे। तो 6 गुणे 1 लिख दीजिए। 6 गुणे 1 कितना होता है, 6, और 6 में से 1 को घटा देंगे तो क्या आएगा, 5 आ जाएगा, है ना। तो यहाँ पर देखिए हम लिखेंगे 2x², अगला स्टेप है। -5 कैसे आ रहा है, तो 6 में से 1 घटाया जा रहा है, बगल में x + 3 लिख करके बराबर में 0। अगला स्टेप फिर से देखिए, 2x² माइनस x का गुणा होगा 6x माइनस माइनस क्या होगा, प्लस। मिस्टेक हो रहा है क्या, हाँ मिस्टेक हो रहा है। यहाँ पर देखिए -2, 3 गुणे 2, -3 और -2। -3 का -2 से गुणा करेंगे तभी +6 होगा, और -3 में -2 को जोड़ेंगे तो माइनस कितना आएगा, 5। यही मिस्टेक हम लोग कर रहे थे। तो यहाँ पर हम लोग को क्या लिखना चाहिए था, 2 -3 -2, या इसमें से माइनस अगर आप कॉमन ले लेते हैं तो माइनस मेरा कॉमन होते है, प्लस का चिन्ह आ जाएगा। 3 + 2 भी लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे इसमें अगर हम माइनस चिन्ह को कॉमन निकाल दें तो 3 + 2 नहीं आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, ठीक है ना। इन दोनों -3 -2 को जोड़े हैं तो -5 आया है, तो अगर मैं माइनस चिन्ह को कॉमन ले लूँ तो 3 + 2 हो जाएगा, तो वही मैंने लिख दिया। अब एक माइनस का गुणा करिए तो यहाँ पर कितना आएगा, x का गुणा करेंगे 3x, माइनस प्लस -x का 2 में गुणा करेंगे 2x, प्लस का 3 इक्वल में 0। इन दोनों में बताइए क्या कॉमन हो सकता है, x, तो बचेगा 2x - 3। इन दोनों में कॉमन 1 लेंगे तो 2x - 3 इक्वल में 0। इन दोनों में कॉमन कुछ नहीं है तो 1 कॉमन हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप इसका 2x - 3 एक साथ हो जाएगा, और जो बाहर वाला है x - 1 वो एक साथ हो जाएगा, बराबर में 0। तो देखिए आपने क्या निकाला, चूंकि 2x - 3 के बराबर 0 है, इसलिए x का मान 3 बटे कितना आएगा, 2। -3 उधर गया, x के आगे जो 2 दे रहा है ना वो बटे में जाएगा। x - 1 बराबर क्या है, 0, तो x बराबर क्या आएगा, 1। तो x के 2 मान निकला, एगो 1 निकला, एगो 3 बटे 2 निकला। अतः इस क्वेश्चन में क्या बताना था, मूल बताना था, ठीक है। अतः द्विघात समीकरण के मूल, अतः द्विघात समीकरण के मूल 1,3/2 हैं, 1,3/2 हैं, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 74 भी आपका कंप्लीट हो गया। लास्ट एक क्वेश्चन और आप लोग देख लीजिए, 75 नंबर। उसके बाद हम लोग आगे क्वेश्चन को जो बचेंगे अगले वीडियो में कंप्लीट करेंगे, ठीक है ना। अगले वीडियो में आगे देखा जाएगा, ऐसे थोड़ा थोड़ा करके 5 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन हर एक वीडियो में आप लोग कंप्लीट कर लेंगे। 260 क्वेश्चन पेपर से पहले कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए 75 नंबर क्वेश्चन को देख लिया जाए। 75 नंबर क्वेश्चन में देता है हल कीजिए। हल करने का मतलब एक द्विघात समीकरण दे दिया है और उसको हल करना है। तो देखिए फैक्टर ही है, लेकिन ये रूट में है, √3y² - 10y प्लस 3√3 = 0। इसी का हमें फैक्टर करना है और इसमें y का मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो देखिए हम कैसे हल करेंगे। अभी हमने बताया कि y² का गुणांक क्या है, √3 है, तो इसे 3 का गुणा कहाँ होगा, √3 का गुणा कहाँ होगा, जहाँ y न दिखाई दे। तो इसके पास नहीं दिखाई दे रहा है, तो √3 का हम गुणा करेंगे किसमें, 3√3 में। अब देखिए √3 का जब गुणा करेंगे तो 3 आएगा, और गुणे में क्या है 3, काड़ी में 3 का गुणा करने से 9 होता है, काड़ी में 9 का वर्गमूल 3 आ जाता है। क्या आ जाता है, 3। तो यही हमने बताया, काड़ी में 3 का गुणा करेंगे तो 3 आएगा, क्योंकि 9 का वर्गमूल 3 ही ना आएगा, और गुणे में 3 में 3 का गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, 9। अब इस 9 को 2 भागों में बांटना है।
9 को 2 भागों में बांटना है कि गुणा करने पे 9 आवे और जोड़ने पे 10 आवे। तो 9 का 2 भाग 9 गुणे 1 होगा और 9 में 1 को जोड़ दिया जाए तो 10 भी आ जाएगा। 9 में 1 का गुणा करेंगे 9 होगा ना, 9 गुणे 1 कितना होगा 9, और 9 में 1 को जोड़ दें तो कितना आ जाएगा 10। ठीक है, बात समझ पाए ना। आगे देखिए, बराबर का चिन्ह लगा लीजिए। √3y² माइनस 10 कैसे आया, तो 9 में 1 को जोड़ दिए थे, 3√3 है आगे, बराबर में 0। ठीक है, बस 10 की जगह 9 + 1 लिखना, बाकी सब उतर जाएगा। आगे देखिए, √3y² माइनस y का 9 में गुणा, माइनस प्लस क्या होगा माइनस y का 1 में गुणा, प्लस 3√3 है इक्वल में 0। अब इन दोनों और इन दोनों में हमें कॉमन लेना है, तो बताइए इन दोनों में क्या एक जैसा है, तो आप देखेंगे y एक जैसा है, लेकिन यहाँ काड़ी में 3 है, तो 9 के पास क्या काड़ी में 3 है, बिल्कुल है भाई। देखो इन्हीं का तो मैंने मल्टीप्लाई किया तो 9 मिला था, तो 9 के पास काड़ी में 3 गुणे 3 काड़ी में 3 है, यानी कि 9 के पास 2 गो काड़ी में 3 दिखाई दे रहा है और एगो 3 भी दिखाई दे रहा है। तो यहाँ एक काड़ी में 3 है और इसके पास को काड़ी में 3 है, 2 गो है, तो हम दोनों के पास से एक एक गो काड़ी में 3 कामन निकालेंगे और y भी कामन निकालेंगे। y तो देख ही रहे हैं दोनों के पास है, कम ज़्यादा वाला नहीं, कम वाला जब कामन लिया जाता है कम संख्या लिया जाता है, कम पावर लिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर 1 पावर, यहाँ 2 पावर, तो एक ही पावर हम कामन ले सकते हैं। यहाँ काड़ी में 3 एक ही है, यहाँ काड़ी में तो 3 को गो है, 2 गो है, तो एक ही आप निकाल सकते हैं। अब यहाँ y को गो बचेगा, एगो बचेगा, और 9 के पास से ये एगो काड़ी में 3 कामन निकल गया, तो का बच गया है 3 काड़ी में 3 बच गया है, y तो कामन हो गया, नहीं बचेगा। इन दोनों में एक कामन लेंगे तो y - 3 काड़ी में 3 हो जाएगा। जिसमें एक जैसा कुछ न मिले वहाँ कामन एक निकल जाता है, तो यहाँ एक कामन निकलने से कोई परिवर्तन नहीं, जैसे है वैसे रहेगा। खाली चिन्ह भाई प्लस है तो माइनस होगा, क्योंकि माइनस चिन्ह जब कामन लेते हैं तो आगे का चिन्ह हमारा बदल जाता है, ये प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस। ये ब्रैकेट की संख्या फैक्टर के समय सेम आना चाहिए, देखिए दोनों के दोनों सेम आया है तो आप सही लगाए हैं। अब इसको कॉमन ले लीजिए, y माइनस क्या है 3√3, बाहर क्या है रूट का 3y माइनस का 1 इक्वल में 0। अब आप लिख लीजिए, चूँकि y - 3√3 के बराबर में है 0, इसलिए y का मान आएगा 3√3, और यहाँ पर √3y - 1 बराबर 0 है, तो यहाँ पर y का मान 1/√3 आ जाएगा। तो बताइए इस क्वेश्चन का हल हमने किया तो y के 2 मान निकला, एगो 3√3 एगो 1/√3। यहाँ लिख दीजिए था समीकरण के हल, अतः समीकरण के हल 3√3 कामा 1/√3 है, यही समीकरण के हल हैं। ठीक है, मतलब जो y का मान है वही समीकरण का हल होगा। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आज के डेट में आप लोग 66 से लेके 75 तक के क्वेश्चन को अच्छी तरह से समझ गए होंगे। जो क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आया हो एक बार कमेंट अवश्य कर दीजिएगा, उस क्वेश्चन को दोबारा हम समझा देंगे। और यदि समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, और चैनल को यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिए, ताकि मेरी हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास समय समय से जाती रहे। ठीक है दोस्तों, नमस्कार। मेहनत से तैयारी करिए, बोर्ड एग्जाम आ गया है आपके सर पे। ठीक है, लापरवाही नहीं होनी चाहिए। अच्छा दोस्तों, नमस्कार।